लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि अशुद्ध बौना पौधा बनेगा क्या। तो अब देखो, बौने के आगे हमने अशुद्ध शब्द लगाया है। तो बताया था जब भी किसी एक जीन के दो युग्म विकल्पी अलग अलग होंगे तभी हम उसको अशुद्ध बोलेंगे। तो अगर हम अशुद्ध बौना पौधा बनाना चाहते हैं तो इस जीन के जो दो युग्म विकल्पी होंगे वो अलग अलग तो होने चाहिए। जब अलग अलग हम करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक को हमको कैपिटल टी रखना पड़ेगा और एक को हमको स्मॉल टी रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर दोनों को हम कैपिटल टी रख देंगे तो वो एक जैसे बन जाएंगे और हमको शब्द शुद्ध जोड़ना पड़ेगा। दोनों स्मॉल टी रखेंगे तब भी शब्द दोनों एक जैसे बन जाएंगे तो हमको शुद्ध जोड़ना पड़ेगा। अब अशुद्ध बनाना चाहते हैं तो एक तो कैपिटल टी रखना पड़ेगा और दूसरा स्मॉल टी रखना पड़ेगा। लेकिन अब हो क्या गया, एक कैपिटल टी और दूसरे स्मॉल टी के कारण क्या पौधा कभी भी बौना बन सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बताया था अगर एक बार भी कैपिटल टी आ गया तो चलने किसकी वाली है? कैपिटल टी की चलने वाली है। तो इन शॉर्ट ये पौधा बन क्या जाएगा? लंबा बन जाएगा। तो बौना पौधा केवल एक ही केस में बन सकता है, जब ये भी स्मॉल टी हो और ये भी स्मॉल टी हो और वो दोनों सेम ही होंगे तो हमेशा शुद्ध बौना पौधा ही बनेगा। अशुद्ध बौना पौधा बन सकता ही नहीं है। तो देखो, हमने सम युग्मजी और विषम युग्मजी की परिभाषा पढ़ ली थी। अब हमको इसका एग्जाम्पल भी समझना है। तो एक बार सम युग्मजी की परिभाषा देखो। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, मतलब एक जीन के ना कितने युग्म विकल्पी होते हैं? दो। अगर जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। ये परिभाषा तो पढ़ ली थी। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी तो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक युग्म विकल्पी, ये दूसरा युग्म विकल्पी और दोनों करने कैसे हैं? एक समान करने हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। और इसके साइड में लिखना क्या पड़ेगा हमको? देखो, लंबा करूंगा तो लंबा पौधा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा? शुद्ध लिखना पड़ेगा। शुद्ध क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो दोनों युग्म विकल्पी हैं वो सेम है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखो, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये भी सम युग्मजी का एग्जांपल है। क्यों? देखो, एक जो युग्मजी है वो स्मॉल टी है और दूसरा भी क्या है? स्मॉल टी है। जब भी दोनों युग्मजी समान होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सम युग्मजी कहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बोलना पड़ेगा कि स्मॉल टी और स्मॉल टी सम युग्मजी है। और स्मॉल टी क्या बोलता है? छोटा करूंगा तो पौधा तो क्या बनेगा? बौना बनेगा। लेकिन शुद्ध क्या? शुद्ध बनेगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों स्मॉल टी हैं वो कैसे हैं? सेम हैं। इसलिए क्या बनेगा? शुद्ध बौना पौधा। अब देखो विषम युग्मजी की परिभाषा। अगर दोनों युग्म विकल्पी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि ये विषम युग्मजी है। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, मतलब अलग अलग हो, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल टी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सेम हो जाएगा। स्मॉल टी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेम हो जाएगा। तो बच क्या गया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पे एक युग्म विकल्पी तो कैपिटल टी है और दूसरा युग्म विकल्पी स्मॉल टी है, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो जब भी दोनों अलग अलग होंगे तो विषम युग्मजी कहना पड़ेगा। तो अब कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा क्या? तो पहले सोचो कौन सा पौधा बनेगा, लंबा की बोना? लंबा पौधा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चल किसकी चलेगी? कैपिटल टी की। अब लंबा पौधा तो लिख दिया, लेकिन अशुद्ध की शुद्ध, तो अब ये आप बताएंगे शुद्ध बनेगा अशुद्ध बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों युग्म विकल्पी सेम नहीं है। ये नीचे वाला एग्जाम्पल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी बोना पौधा अशुद्ध बनता ही नहीं है। अभी आपको बताया था। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमने सेकंड पॉइंट हमने स्किप किया था, मेंडल ने आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौधों का चयन किया था। तो अब तुम समझ गए होगे कि शुद्ध पौधे क्या होते हैं। शुद्ध पौधे का मतलब ऐसा पौधा अगर जिसके हम जीन को देखें और जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो? एक जैसे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पौधा बोलेंगे। तो मेंडल जब आनुवांशिकता को समझने के लिए मटर के पौधे ले रहा था तो वो कैसे होंगे? या तो वो शुद्ध लंबे का एग्जाम्पल ले रहा होगा या फिर वो प्रयोगों में शुद्ध बौनों को ले रहा होगा। उसने एक भी ऐसा पौधा नहीं लिया होगा जिसमें एक तो कैपिटल टी युग्म विकल्पी होगा और दूसरा स्मॉल
टी युग्म विकल्पी होगा। तो उसने केवल शुद्ध पौधों का ही चयन किया था। देखो हमने ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ लिया कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। तो उसकी सफलता के कारण में हमने एक पढ़ा था कि उसने मटर के पौधे का चयन किया। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ना है विस्तार से कि आखिर मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो मटर के पौधे के लेने के पीछे जो रीजन था उसको हम 3 से 5 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया, इसके निम्न कारण थे। तो अब हमको वो कारण पढ़ने हैं। तो देखो इसका फर्स्ट कारण है, तो देखो मटर के पौधे को ही चुनने का पहला रीजन है मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। अब इसका मतलब क्या, देखो 1 वर्षीय का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनका जीवन काल केवल 1 वर्ष का होता है, उनको 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, मतलब जो मटर का पौधा होता है वो केवल 1 साल तक ही सरवाइव कर पाता है। मतलब जैसे मान लो आज मटर का पौधा उग गया ना, तो आज से 1 साल तक के बाद ही जो ये मटर का पौधा है ये जीवित रहेगा। और अब इस 1 साल के अंदर ये मटर का पौधा क्या क्या करेगा, अब इस 1 साल के अंदर ये मटर के पौधे के अंदर क्या होगा, जनन की क्रिया संपन्न होगी। तुमने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई एक पुष्प के अंदर पुंकेसर भी, किसी पौधे में क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, और उन पुष्प में क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं और स्त्री केसर होते हैं। फिर वहां हमने जनन को पढ़ा था कि वहां पे स्वयं परागण की क्रिया भी होती है और पर परागण की क्रिया भी होती है। तो अब जब मटर का पौधा है तो उसमें फूल भी होंगे, फूल होंगे तो पुंकेसर भी होंगे और स्त्री केसर भी होंगे। जब ये दोनों होंगे तो इसमें स्वयं परागण और पर परागण की क्रिया भी होगी। जब स्वयं परागण और पर परागण की क्रिया भी होगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, नए बीज, नए क्या कहते हैं, मटर बनेंगे। और नए मटर से हमको क्या मिलेंगे, नए बीज मिलेंगे। और फिर उन नए बीज से हम करेंगे क्या, अब हम नए बीजों को दोबारा से बोएंगे और बोने के बाद क्या करेंगे, और मटर के नए पौधे निकालेंगे। अब ये सारा का सारा काम कितने वर्ष के अंदर हो रहा है, 1 वर्ष के अंदर ही हो रहा है। अच्छा सर, अगर मान लो मेंडल एक ऐसा पौधा ले लेता जो द्विवर्षीय होता, मतलब जो 2 साल तक रहता, तो उसमें क्या परेशानी थी। तो देखो उसमें ये परेशानी थी कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिले ना वो बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाए, हमसे रहा नहीं जाता। तो ऐसे ही जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आनुवंशिकता के, तो उनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए थे। अगर वो एक ऐसा पौधा ले लेते जो मान लो द्विवर्षीय होता या फिर बहुवर्षीय होता, मतलब बहुत अधिक सालों तक सर्वाइव करता, तो उसमें क्या दिक्कत होती, उसमें जनन की क्रिया क्या होती, थोड़ी लेट होती। अगर जनन की क्रिया लेट होती तो उससे बीज भी लेट बनते, और जब बीज लेट बनते तो अपन उनको बोते लेट, और उनको अगर अपन बोते लेट तो क्या होता, जो नई पीढ़ी बन रही है पौधों की वो लेट बनती। तो इतना वेट करना पड़ता किनको जानने के लिए, रिजल्ट्स को जानने के लिए इतना वेट करना पड़ता। इतने सालों बाद वो पौधा उगता, फिर उसमें हम देखते कि क्या गुण आ रहे हैं क्या गुण नहीं आ रहे। लेकिन मटर के पौधे में ऐसा नहीं है। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, 1 वर्ष के अंदर सब कुछ हो जाएगा। 1 वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें जनन की क्रिया पूरी हो जाएगी, नए मटर बन जाएंगे, उनसे हम बीज ले लेंगे, बीजों को बो देंगे और क्या हो जाएगा, हमको नई पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। तो 1 वर्षीय होने का फायदा ये था। अब आगे लिखा हुआ है, इसकी फसल 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। मतलब अगर आज आपने मटर के बीज को बो दिया तो 3 से 4 महीने के अंदर ही क्या हो जाएगी, इसकी फसल उगकर तैयार हो जाएगी, मतलब मटर के पौधे उग जाएंगे। अतः कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या, जैसे मान लो आज हमने कोई मटर के बीजों को बोया, जैसे ये रहे मटर के बीज, इनको हमने बो दिया। अब क्या होगा, जब इनको हमने बो दिया तो 3 से 4 महीने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मटर के पौधे उग जाएंगे। जब ये मटर के पौधे उग जाएंगे तो अब क्या होगा, इन मटर के पौधों से भी हम क्या प्राप्त करेंगे, दोबारा से बीज प्राप्त करेंगे। जब इनसे हम दोबारा से बीज प्राप्त करेंगे तो हम उनको भी बोएंगे। जब हम उनको बोएंगे तो वो भी कितने समय में उग जाएंगे, दोबारा से 3 से 4 महीने में उग जाएंगे। जब दोबारा से यहाँ पे बहुत सारे मटर के पौधे उग जाएंगे तो हम इनसे क्या प्राप्त करेंगे, बीज प्राप्त करेंगे।
और इनसे बीज प्राप्त करेंगे तो दोबारा से 3 से 4 महीने में क्या हो जाएगा, और मटर के पौधे उग जाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 महीने का गैप, यहाँ पे भी 3 महीने का गैप, यहाँ पे भी 3 महीने का गैप। तो हो क्या रहा है कि भाई 9 से 12 महीने के अंदर ही हमने मटर की कितनी पीढ़ियां प्राप्त कर ली, 3 पीढ़ियां प्राप्त कर ली। एक तो ये वाली पीढ़ी प्राप्त कर ली, फिर इसके बाद वाली पीढ़ी प्राप्त कर ली, फिर इसके बाद वाली पीढ़ी प्राप्त कर ली। मतलब हम 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। कब कर पाएंगे, जब हम किसके पौधे का चयन करेंगे, मटर के पौधे का चयन करेंगे। क्यों? क्योंकि केवल बोने के 3 से 4 महीने बाद क्या हो जाएगी, मटर के पौधे उग जाते हैं। और हम केवल 4 महीने बाद ही ये जान पाएंगे कि आखिर जो नए मटर के पौधे उगे हैं इनमें कौन कौन से बदलाव आए हैं, इनकी पहली वाली पीढ़ी से इनमें कौन कौन से गुण इनके अंदर आए हैं। और फिर 3 से 4 महीने बाद दोबारा नई पीढ़ी बन जाएगी। तो हम इतने कम समय में ही और जान पाएंगे कि अच्छा इससे अगली वाली पीढ़ी में ये गुण आए हैं। उसके बाद उनके बीजों को बोएंगे तो उनसे भी 3 से 4 महीने बाद क्या उग जाएंगे, मटर के पौधे उग जाएंगे। फिर हम दोबारा इतने कम समय में ही जान पाएंगे कि अच्छा इससे भी अगली वाली पीढ़ी में ये वाले गुण ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत कम समय में ही हमको अगली पीढ़ी मिल जाएगी। और इतनी जल्दी जब हमको अगली पीढ़ी मिल जाएगी तो हम ज्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके जल्दी रिजल्ट निकाल पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मटर का पौधा कम स्थान घेरता है। मतलब जो मटर का पौधा जब उगेगा ना तो वो बहुत कम स्थान घेरता है, उसका आकार छोटा होता है, अतः कम भूमि में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। अब आप मान के चलो कि हमारे पास जो भूमि है वो बहुत कम है, अगर उसमें हम एक ऐसा पौधा उगाएं, एक ऐसा पौधा बोएं जो बहुत ज्यादा स्थान घेरता है। और मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं कि हमारे पास इतनी कम भूमि है कि जिसमें अगर हम एक ऐसा पौधा बोएं जो बहुत ज्यादा स्थान घेरता है तो हम केवल 5 पौधे ही उगा पाएंगे, केवल 5 पौधे। अब अगर मैं इतनी ही भूमि में मटर के पौधे उगाऊं जो कि कम स्थान घेरते हैं तो मैं 5 पौधों के बजाय 20 मटर के पौधों को उगा पाऊंगा। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो जितनी भूमि में मैं 5 पौधों का अध्ययन करूंगा, मटर के पौधे को उगाने से मैं उतनी ही भूमि में 20 मटर के पौधों का अध्ययन कर पाऊंगा। अब एक बात बताओ, अगर हम किसी कम चीज पर एक्सपेरिमेंट करें और अगर हम किसी ज्यादा चीज पर एक्सपेरिमेंट करें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट कहां पर मिल सकते हैं? ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप बहुत ज्यादा चीजों पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। यही कारण है कि जो मटर का पौधा हमने क्यों लिया, क्योंकि वो बहुत कम स्थान घेरता है, जिससे हम बहुत कम भूमि होने पर भी बहुत ज्यादा मटर के पौधे उगा सकते हैं। और इतने सारे मटर के पौधों पे हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट है वो भी अच्छे से जान सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखो अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मटर के पुष्प बड़े व द्विलिंगी होते हैं। कि जो भाई मटर का पौधा है उसमें पुष्प तो होंगे ना, तो वो पुष्प कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। अब कह रहा है कि जो ये पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब जिनमें पुंकेसर भी होते हैं और स्त्री केसर भी होते हैं। तो इतनी बात तो हमको क्लियर हो गई कि मटर के पौधे में जो पुष्प है ना उनमें स्त्री केसर भी है और उनमें पुंकेसर भी है। चलो अब उसके बाद ये कह रहा है कि इसके पुष्प बड़े होते हैं। अब पुष्पों के बड़े होने से क्या फायदा है, तो आप याद करो, आपको बताया गया था कि स्वयं परागण और पर परागण क्या होता है। तो आपको याद होगा, पहले हम स्वयं परागण सोचते हैं कि क्या होता था कि पुंकेसर में होते थे पराग कोश और पराग कोश में हुआ करते थे पराग कण। अब ये परागकण क्या होते थे, पुंकेसर से निकलते थे और कहां पर जाते थे, स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले भाग वर्तिकाग्र पे जाया करते थे। ये बात तुमको याद होगी, ये हमने 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब तुम ये पूछोगे कि भाई पुंकेसर से जो परागकण होते हैं वो स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले भाग वर्तिकाग्र पर जाते कैसे हैं। तो याद करो, तुमको बताया था कि ये या तो हवा के माध्यम से जा सकते हैं या फिर किसी कीट के माध्यम से जा सकते हैं। तो अब हम कह रहे हैं ना कि जो मटर के पौधे में जो पुष्प है उनका आकार बड़ा है। जब उनका आकार बड़ा होगा तो आराम से उस पुष्प के ऊपर कोई भी कीट आके बैठ सकता है। अब मान लो कोई एक कीट है जो मटर के पुष्प पर आकर बैठ गया। अब जब मटर के पुष्प पर वो आकर बैठ गया है तो पुंकेसर से निकले होंगे परागकण और वो उस कीट के शरीर पर लग गए होंगे। अब वो कीट उड़कर या तो उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर या किसी और पौधे के वर्तिकाग्र पर चला गया होगा। तो जो परागकण है वो किसने ग्रहण कर लिए होंगे, वर्तिकाग्र ने ग्रहण कर लिए होंगे।
और उसके बाद कौन सी क्रिया संपन्न हुई होगी? जनन की क्रिया, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? हमको क्या होगा? फल बनेगा और उससे हमको बीज मिलेंगे। उन बीजों को हम बोएंगे और मटर की नई पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो पुष्प बड़े होने का फायदा क्या कि बड़े पुष्प के कारण उस पर आराम से कीट आकर बैठ सकता है और वो स्वयं परागण या फिर पर परागण की क्रिया करवाकर हमको नए बीज प्राप्त करके दे सकता है। और नए बीज तो हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमको अगली पीढ़ी चाहिए। अगली पीढ़ी क्यों चाहिए? ताकि हम आनुवांशिकता के गुणों का अध्ययन कर पाएं। और अगली पीढ़ी कब मिलेगी? जब हमको बीज मिलेंगे, उनको हम बोएंगे। तो स्वयं परागण और पर परागण तो आवश्यक है। और वो कौन करवाएगा? कीट करवाएगा। कीट कब करवाएगा? जब वो पुष्प पर आकर बैठेगा और बैठने का स्थान चाहिए। और चाहिए तो भाई यहाँ पर पुष्प बड़ी तो है, तो इसलिए यहाँ पर मटर के पौधे का चयन किया गया। उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है कि मटर के पौधों में पर परागण भी कराया जा सकता है। मतलब मटर के पौधे में स्वयं परागण तो होता है, मतलब उसी पुष्प के पुंकेसर से परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर तो जाएंगे। लेकिन साथ में क्या हो सकता है कि इसके अंदर किसी एक पुष्प के पुंकेसर से परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर भी जा सकते हैं। तो अब इससे फायदा क्या कि भाई स्वयं परागण भी हो रहा है, पर परागण भी हो रहा है। इसको हम एक फायदा बता रहे हैं कि भाई पर परागण हो रहा है तो ये एक फायदा है। इसका फायदा, ये फायदा क्यों है? तो देखो, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सारी संभावनाओं को जानना चाहते हैं कि अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा करूं तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो ये हो सकता है। हम सारी संभावनाएं जानने चाहते हैं। तो मान लो आप ऐसे पौधे उगा रहे हो जो कि स्वयं परागण के फलस्वरूप बने हैं, एक बात। उसके बाद फिर आप एक ऐसे पौधे उगा रहे हो जो पर परागण की सहायता से उग रहे हैं। क्या दोनों अलग अलग वैरायटी के पौधे नहीं होंगे? मटर के पौधे तो हैं, लेकिन एक तो स्वयं परागण की क्रिया के फलस्वरूप बने हैं, लेकिन एक पर परागण की क्रिया के फलस्वरूप बने हैं। तो क्या हमको संभावनाएं ज्यादा नहीं मिल गई? हम सोचेंगे नहीं कि अरे स्वयं परागण वाली में ये वाले गुण आए हैं और पर परागण वाली पीढ़ी में ये वाले गुण आए हैं। तो हम नतीजों को अच्छे से पहचान सकते हैं और रिजल्ट को बहुत ज्यादा सुधरा हुआ बता सकते हैं। तो ये फायदा था इस चीज का। 5th पॉइंट, मटर के पौधे में कई जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं। ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मटर का पौधा मेनली हमने इसलिए लिया था क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण होते हैं और किसी भी चीज को अगर हमको जज करना है, उसके बारे में जानना है, तो हमको उसके बहुत सारे गुणों का अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस पौधे के विभिन्न लक्षणों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। अब भाई मैंने एक पीढ़ी प्राप्त कर ली, मैंने दूसरी पीढ़ी प्राप्त कर ली, तो अब मैं पीढ़ी में देखूंगा क्या? लक्षणों को ही तो देखूंगा। अब मैं चाहता क्या हूं कि मेरे को लक्षण आसानी से दिख जाए। तो भाई ये बोल तो रहा है कि मटर के पौधे में खास बात क्या है? मटर के पौधे में जो गुण ट्रांसफर होते हैं, जो लक्षण आते हैं ना, उनको आप बिना सूक्ष्मदर्शी के ही देख सकते हो। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आप इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हो, आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए देखने के लिए। नहीं, आप सिंपल आंखों से ही उनके गुणों को देख सकते हो और आसानी से जज कर सकते हो कि किस प्रकार जो गुण है वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इनमें स्वयं परागण के द्वारा, किसके द्वारा? स्वयं परागण के द्वारा समयुग्मजी पादप प्राप्त कर सकते हैं। समयुग्मजी पादप का मतलब या तो कैपिटल टी वाले या फिर स्मॉल टी वाले पादप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब या तो हम शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम शुद्ध बौने प्राप्त कर सकते हैं। और शुद्ध पौधों से बढ़िया तो कोई चीज होनी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अगर कोई भी जीन ले रहे हैं तो हमको वो शुद्ध ही मिले। तो हम कब प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध पौधे? स्वयं परागण के द्वारा। तो स्वयं परागण के द्वारा शुद्ध पौधे आप मटर के पौधे में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट कह रहा है कि मटर के पौधों में स्वयं परागण के द्वारा समयुग्मजी, मतलब कैपिटल टी वाला या फिर स्मॉल टी वाला, जिसको अपन शुद्ध वंश क्रम कहते हैं, कि शुद्ध पौधों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।